हेलो दोस्तों, रुद्रा स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग हिंदी में समास पढ़ रहे हैं और समास में आपका अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आज हम लोग समास में तीसरा समास पढ़ेंगे जिसका नाम आपको बताया गया है कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास। इसके बारे में आज हम बात करते हैं। और आपको ये पता होगा कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या बताया गया था। तो समास का शाब्दिक अर्थ आप लोगों को पता होगा क्योंकि इसके पहले बताया गया था। संक्षेप क्या है? संक्षेप या संक्षेप्तीकरण, संक्षेप या संक्षेप्तीकरण, ये आपका समास का शाब्दिक अर्थ आपको बताया गया था कि संक्षेप या संक्षेप्तीकरण होता है। ठीक है, अब दूसरा बताया गया था कि समास में विग्रह किया जाता है। समास में क्या किया जाता है? विग्रह किया जाता है और संधि में विच्छेद होता है। बताए थे कि समास में विग्रह होता है, संधि में विच्छेद होता है। संधि जो होता है वह शब्दात्मक होता है और समास वाक्यात्मक होता है। क्लियर? आपको बताए थे हम, फिर भी हम यहाँ पे एक बार बता दे रहे हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें समास के हम बताए थे कि 6 भेद होते हैं और मूलतः भेद कई होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, अब इसमें हम 6 भेद की भी चर्चा किए थे कि 6 भेद कौन कौन सा होता है। ठीक है ना? तो आइए देखते हैं 6 भेद के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो 6 भेद कौन कौन सा है यहां आप देखिएगा। पहला आपका बताया गया था अव्ययी भाव समास। कौन सा? अव्ययी भाव समास। पहला आपका अव्ययी भाव समास बताया गया था। कौन सा बताया गया था? अव्ययी भाव समास। ये आप लोग पढ़ चुके हैं, अव्ययी भाव समास। ठीक है, और दूसरा जो बताया गया था तत्पुरुष समास, और तत्पुरुष समास भी आप लोग पढ़ चुके हैं, तत्पुरुष समास। और जो तीसरा आज बताया जाएगा वह आपका कर्मधारय समास होगा। कौन सा होगा? कर्मधारय समास। और इसके बाद में आज हम लोग बहुब्रीहि समास पर भी बात करेंगे। बहुब्रीहि समास। इसके बाद द्विगु समास पर भी बात होगी। द्विगु समास। फिर इसके बाद आपका नंबर 6 है द्वंद्व समास। कौन सा है? द्वंद्व समास। ये आपका हो गया 6। अब आप देखिए, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्विगु, द्वंद्व समास। इसमें हम लोग अव्ययी भाव और तत्पुरुष समास को कंप्लीट कर चुके हैं। कौन सा? आपका पहला जो ये दिख रहा है अव्ययी भाव समास, और आपका जो दूसरा दिख रहा है तत्पुरुष समास, ये दोनों पढ़ चुके हैं। आज हम लोग कर्मधारय समास के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझिए कर्मधारय समास किसे कहते हैं। कर्मधारय समास किसे कहते हैं, सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे। तो कर्मधारय समास आप जानते हैं, मैंने आपको बताया था जिस समास में उपमेय उपमान की बात हो या विशेषण विशेष्य की बात होती है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। देखिए, जिस समास में, यहां पे लिख दे रहे हैं, जिस समास में उपमेय या उपमान या हम कहेंगे विशेषण विशेष्य, क्या कहेंगे? विशेषण विशेष्य। यहाँ पे रहेगा विशेषण विशेष्य। ये आपका हो गया विशेषण विशेष्य। ठीक है,
या आप उपमेय उपमान देखिए या विशेषण विशेष्य देखिए, आप मार देंगे कर्मधारय समास। ये दिख रहे हैं उपमेय उपमान, या आप देखिए विशेषण विशेष्य, दोनों में से कोई भी एक पॉइंट को सेलेक्ट करिए, मार दीजिए। कौन सा समास? कर्मधारय समास, कर्मधारय समास मारेंगे। ठीक है, अब आप समझने का प्रयास करेंगे कि उपमेय उपमान क्या होता है? जिस वस्तु व्यक्ति से तुलना किया जाता है। अलंकार में इसका भी बात होगा, उपमा अलंकार पढ़ेंगे जब हम लोग। यदि आप उपमेय उपमान नहीं समझ पा रहे हैं तो विशेषण विशेष्य समझ लीजिए, है कि नहीं? विशेष्य का मतलब क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाती है। कोई भी हो, कोई प्रसिद्ध वस्तु, व्यक्ति, स्थान, किसी की विशेषता जब बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। और जो विशेषता बताया जाता है वही आपका विशेषण कहलाता है। क्या कहलाता है? विशेषण। जैसे मैं कह दिया यहां पर, वह लड़का मोटा है। अब देखिए यहां पर वह लड़का कैसा है? मोटा है। यहां पर किसकी विशेषता बताई जा रही है कि वह मोटा है? कौन मोटा है? लड़का मोटा है। लड़का की विशेषता बताई जा रही है कि लड़का कैसा है? मोटा है। तो यहां पर लड़का आपका हो गया क्या? विशेष्य हो गया। क्या हो गया? ये आपका विशेष्य हो गया। और इसके बारे में बताया जो जाएगा वही आपका विशेषण होगा। क्या होगा? विशेषण होगा। तो ये आपका विशेषण हो गया और ये आपका विशेष्य हो गया। अब आपको पता चल गया, अच्छा जो विशेषण विशेष्य है कैसे पकड़ेंगे? तो हमेशा जिसके बारे में बताया जाएगा वही विशेष्य होगा और जो बताया जाए वो विशेषण होगा। जैसे मैंने कहा लड़का के बारे में बताया जा रहा है कि लड़का कैसा है? लड़का मोटा है। तो लड़का के बारे में बताया गया ना, तो लड़का विशेष्य होगा। अब उसके बारे में जो भी बताया जाएगा वही आपका क्या होगा? विशेषण। तो यहां पर लड़का कैसा है? मोटा है, तो मोटा विशेषण हो गया। समझ रहे नहीं? तो हमेशा एक बात याद रखेंगे, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे कहा जाता है विशेष्य और जो बताया जाता है उसे कहा जाता है विशेषण। या हम कह दिए जिसकी तुलना किया जाता है उपमेय और जिससे किया जाता है उपमान। दोनों का मतलब एक है। यहाँ तक आप नहीं पहुँचे हैं, ये शब्द जो विशेष्य विशेषण दिख रहा है, इस बात को मैंने आपको बताया है विशेषण में। जब मैं आपको विकारी शब्द पढ़ा रहा था तो विकारी शब्द में संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया की बात की गई थी, तो वहाँ पर आपको ये बताया गया था। इसलिए हम आपको विशेषण विशेष्य के माध्यम से कर्मधारय समास को समझाने का प्रयास किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल से समझिए। जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेता हूँ, कोई भी एक एग्जाम्पल यहाँ पर हम रख देते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पे हम कह दिए कि कर्मधारय समास के उदाहरण। ठीक है, कर्मधारय समास के उदाहरण हम यहाँ पे नीचे रख दे रहे हैं, यहीं पे लिया के रख दे रहे हैं। ठीक है, आप समझेंगे। जैसे कह दिया नीलकंठ। क्या कह दिया? नीलकंठ। अब देखिए नीला है जो कंठ। क्या है? नीला है जो कंठ। कैसे कहते हैं हम? पीतांबर। क्या कहते हैं? पीतांबर। पीत है जो अंबर। पीत है जो अंबर। नीलांबर। नीलांबर। नीला है जो अंबर, है कि नहीं? अब देखिए यहाँ पर 3 एग्जाम्पल यदि हम माने, नीलाकंठ नीलकंठ वाले शंकर को भी कहा जाता है, पीतांबर पीला वस्त्र धारण करने वाले श्री कृष्ण जी को भी कहा जाता है, नीलांबर नीला है जो अंबर। तो यहाँ पर एक चीज नोटिस करिए, जो पीतांबर है यदि आपका बहुव्रीहि समास है तो बहुव्रीहि समास मार सकते हैं, क्योंकि पीतांबर में आपका तत्पुरुष समास भी आता है और बहुव्रीहि समास भी आता है, दोनों आते हैं।
बहुब्रीहि समास आप कह सकते हैं, क्योंकि पीत है जो अंबर, तो हम कहते हैं पीतांबर। यदि हम बोले पीला वस्त्र धारण करने वाले अर्थार्थ श्री कृष्ण जी, तीसरा पद की प्रधानता का जब बोध किया जाएगा तब आपका बहुब्रीहि समास होगा। क्लियर? तो इसलिए आपको यहाँ पर ये बात को ध्यान रखना है कि सवाल क्या है और उसके ऑप्शन क्या है, उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमको आंसर को सेलेक्ट करना है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब आता है, जैसे मैंने कहा, बहुब्रीहि समास। क्या आता है? बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास में अब आप देखने का प्रयास करेंगे। ये देखिए, बहुब्रीहि समास के उदाहरण में भी नीलकंठ आता है। जब हम कह देंगे, जब शंकर कह देंगे तब, अगर हम गणेश जी का श्री कृष्ण कह दिए तो पीतांबर भी चला जाएगा। जैसे अभी यहाँ पर देख लीजिए, बहुब्रीहि समास को हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। रुक जाइए एक सेकेंड। ये है, हम कहें बहुब्रीहि समास क्या है, देखते थे। बहुब्रीहि समास, ठीक है, ये बहुब्रीहि समास है। अब इसे समझने का प्रयास करिए। बहुब्रीहि समास जो है, आप जानते हैं, जिस समास में दोनों पद अप्रधान हो, क्या हो? अप्रधान हो, दोनों पद अप्रधान हो। जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो, कोई अन्य पद प्रधान हो, उसे हम लोग क्या कह देते हैं? बहुब्रीहि समास। लीजिए, अब देखिए यहाँ पर, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं, कोई अन्य पद प्रधान होता है। देखिए, कोई अन्य पद प्रधान होता है, उसे हम लोग बहुब्रीहि समास कहते हैं। और यहाँ पे देखिए, दोनों पद अप्रधान हो, दोनों पद क्या हो? अप्रधान हो, यानी जो दोनों पद है वो अप्रधान है, प्रधान नहीं है, अप्रधान। कोई अन्य पद प्रधान होता है, ऐसे कंडीशन में हम लोग बहुब्रीहि समास को सेलेक्ट करेंगे। क्लियर? जैसे यहाँ पर उदाहरण भी समझेंगे हम लोग। जैसे इसका एग्जाम्पल देते हैं नीचे, ये लेते हैं हम उदाहरण, ठीक है? एग्जाम्पल से भी समझने का प्रयास करिए। जैसे मैंने कहा आपको पीतांबर, तो पीतांबर का मतलब होता है जो विग्रह होता है। क्या होता है? पीला वस्त्र धारण करने वाले, पीला वस्त्र धारण करने वाले कौन थे? श्री कृष्ण थे। कौन थे? श्री कृष्ण। वासुदेव जिन्हें कहा जाता था महाभारत में, ठीक है, श्री कृष्ण थे। कौन थे? श्री कृष्ण जी को कहा जाता है। अब आप देखिए, जब बोला गया, इसी को कहा जाता है विग्रह। समास विग्रह, समास में विग्रह होता है ना। और ये देखिए, शब्दात्मक है नहीं, वाक्यात्मक। एक पूरा वाक्य, एक सेंटेंस का निर्माण करता है, ठीक है। अब आप देखिए, मैंने कहा पीतांबर यानी पीला वस्त्र धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण जी। यहां पर दोनों के दोनों जो पद हैं वह अप्रधान है, कोई अन्य पद प्रधान है, यानी अन्य पद हो गए श्री कृष्ण जी। क्लियर? आगे हम बढ़ाते हैं। यही पीतांबर आप अभी अभी पढ़े थे कर्मधारय समास में, है कि नहीं? तो वहां पर भी आपका होता है और यहां पर भी होता है।
अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम सेलेक्ट करते हैं। मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा आप लोगों को, तो उसमें आपको पता चलेगा कि ज़्यादातर आपका यदि ऐसा सवाल का जवाब आते हैं तो बहुब्रीहि का मारा जाएगा कि कर्मधारय का मारा जाएगा, यदि दोनों है तो क्या किया जाएगा, अगर दोनों नहीं है तो फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। यदि तत्पुरुष है तो तत्पुरुष मारिए, कर्मधारय है तो कर्मधारय मारिए, अब बहुब्रीहि है तो बहुब्रीहि मारिए। अब दोनों आता है तब ए व बी दोनों है तो वो मारिए, अब वो भी नहीं है तब क्या मारेंगे, तब आप बहुब्रीहि मारेंगे, ज़्यादा वरीयता बहुब्रीहि को मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं अगला एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पर दूसरा, मैं कह दिया दशानन, क्या कह दिया, दशानन। अब जैसे मैंने बोला दशानन, अब दशानन का मतलब होता है 10 हैं आनन जिसके पास, अर्थात श्री रावण जी। कौन है? श्री रावण। अब रावण जी के पास देखिए 10 आनन, 10 मुख है कि नहीं, 10 सर वाले कौन थे? श्री रावण जी थे। अब उन्हें दशानन कहा जाता है। जैसे मैंने कहा दशानन, वैसे आपके दिमाग में एक चित्र बन गया, किसका? रावण का बन गया, है कि नहीं? किसी अन्य व्यक्ति का बन रहा है चित्र? ये बताइए, बताइए। हमने कहा दशानन, आपके दिमाग में किसी और का चित्र बन रहा है रावण के अलावा? यदि अगर बन भी रहा है तो क्या बन रहा है, ये हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे पीताम्बर हो गया, दशानन हो गया। मैंने कहा शूलपाणी, शूलपाणी, क्या कहा? शूलपाणी। मैंने आगे एग्जांपल और दे दिया, वीणापाणी, क्या कह दिया? वीणापाणी। अब देखिए यहाँ पे 2 एग्जांपल और जोड़ दिए हैं। शूलपाणी का मतलब त्रिशूल धारण करने वाले। कौन? त्रिशूल। त्रिशूल धारण करने वाले कौन है? शंकर जी हैं। कौन है? शंकर जी हैं। शंकर जी को बहुत लोग महादेव के नाम से भी जानते हैं। बहुत लोग शंकर जी को क्या कहते हैं? त्रिकाल, त्रिकाल के नाम से भी जानते हैं, महादेव के नाम से भी जानते हैं, त्रिनेत्र के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर शूल यानी त्रिशूल धारण करने वाले शंकर हैं, महादेव जी हैं। वीणापाणी का मतलब वीणा को धारण करने वाली, वीणा को धारण करने वाली। तो वीणा को धारण करने वाली कौन है? सरस्वती माता जी है। कौन है? सरस्वती जी हैं। अब आप देखिए दोनों के दोनों एग्जाम्पल में आप एक चीज नोटिस करिए, यहाँ पर शंकर जी की बात हो रही है, अर्थात हम कह सकते हैं महादेव की, और यहाँ पर बात हो रही है माता सरस्वती की। इन दोनों आप शब्द में जब विग्रह हुआ, वाक्यात्मक हुआ, तो मुझे पता चला शूलपाणी का मतलब त्रिशूल धारण करने वाले शंकर जी, वीणापाणी का मतलब वीणा को धारण करने वाली माता सरस्वती। क्या हो रहा है यहाँ पर? देख रहे हैं हम कि तीसरा पद की प्रधानता का बात हो रहा है। दोनों पद अप्रधान हो रहे हैं, कोई विशेष पद प्रधान हो रहा है, यानी कोई अन्य पद प्रधान हो रहा है। यदि ऐसा जब जब होगा तब आप मारेंगे बहुब्रीहि समास। क्लियर? आगे है एक एग्जांपल और दे रहे हैं आप लोगों को। जैसे मैंने कहा, आगे एग्जांपल दे रहे हैं काका और बच्चे, यहाँ पर ऊपर कर दे रहे हैं। बस मैं आपको कह दिया वीणापाणी हो गया, दशानन हो गया। जैसे मैंने कहा लंबोदर, क्या कहा? लंबोदर। लंबोदर मतलब क्या होता है? लंबा है जिसका उदर, लंबा है जिसका उदर। उदर माने पेट। किसका पेट लंबा है? तो आप लोग कहते हैं श्री गणेश जी का। किसका है? श्री गणेश जी। अब देखिए लंबा है जिसका उदर, उदर माने क्या होता है? पेट, अर्थात लंबा पेट किसका है? श्री गणेश। जैसे लंबोदर का दर्जा श्री गणेश जी को दिया गया है,
शूलपाणी का दर्जा किसे मिला है? शंकर जी को। वीणापाणी का दर्जा किसे मिला है? माता सरस्वती को। अब बताइए लंबोदर मैंने जैसे बोला आपके दिमाग में आ गया लंबा है जिसका उदर, अर्थात श्री गणेश जी, है कि नहीं? अब गणेश जी से भी भयानक लंबोदर आप देखते होंगे, लेकिन हम लोग उन्हें लंबोदर नहीं कह सकते हैं क्योंकि लंबोदर का मतलब हो गया गणेश जी। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अब जैसे वीणापाणी है, वीणा को धारण करने वाली माता सरस्वती। हम कहते हैं आपके विद्यालय में कोई महोत्सव हो रहा है और उसमें कोई एक लड़की है जो माता सरस्वती का रोल को अदा कर रही है, तो वो लड़की का जो भी XYZ नाम हो, लेकिन जब भी शूलपाणी का नाम आएगा तो हम लोग किसका नाम लेंगे? उस लड़की का नाम लेंगे कि माता सरस्वती का नाम लेंगे? तो हमेशा माता सरस्वती का नाम लिया जाता है। उनका हम रोल निभा सकते हैं, अदा कर सकते हैं, लेकिन दर्जा नहीं प्राप्त कर सकते हैं, है ना? आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देख लिए पीताम्बर हो गया, दशानन, शूलपाणी, वीणापाणी, लंबोदर हो गया। ऐसे त्रिवेणी है, 3 नदियों के समूह को भी कहते हैं। और त्रिवेणी में देखिए पहला पद संख्यावाचक होने के कारण इसमें द्विगु समास भी है, ये भी बात याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो आगे हम बढ़ा रहे हैं, आगे देखते रहिएगा। अब हम लोग बात करते हैं, देखिए बहुव्रीहि कर्मधारय हो गया है। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, जैसे यहाँ पर पंचमुख, पंचमुख भी आता है। तो 5 मुख वाले कौन हैं? 5 मुख, यानी पंचमुख अगर कह दिया जाएगा तो पंचमुख में भी आपका बहुव्रीहि समास है। कैसे पता चलता है आप बताइए? 5 मुख वाले कौन हैं? तो 5 मुख वाले हैं हनुमान जी। हनुमान जी के पास 5 मुख था। ठीक है ना, देख लीजिएगा आप लोग। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं अगला पॉइंट का, 5 एग्जाम्पल बहुत है, आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे बहुव्रीहि समास के बाद द्विगु समास। क्या है? द्विगु समास। अब ये आपका आ गया नंबर 5, द्विगु समास। अब देखिए द्विगु समास किसे कहेंगे? ठीक है, तो सबसे पहला बात है द्विगु समास, जिस समास का, जिस समास का पहला पद क्या होता है? संख्यावाचक, संख्यावाचक। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो एवं समस्त पद समूह का बोध कराता हो। किसका? समूह का बोध कराता हो, समूह का बोध कराता हो। यहां पे देख लीजिएगा ध्यान से, जिस समास का पहला पद प्रधान होता है, देखिए पहला पद, पहला पद कैसा होता है? संख्यावाचक होता है। एवं समस्त पद किसका बोध कराता है? समूह का बोध कराता है। अब आप यहीं से पकड़ सकते हैं, कोई भी सवाल देता है, आप यदि देख रहे हैं कि पहला पद संख्यावाचक है और समस्त पद समूह का बोध करा रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो आप बताइए द्विगु समास होता है। जैसे देखिएगा यहाँ पर एग्जाम्पल से समझ में आ जाए आपको, ज़्यादा है। अच्छा, मैं यहाँ पर लेता हूँ उदाहरण, ठीक है? तो यहाँ एग्जाम्पल से भी समझने का प्रयास करते हैं। मैंने कहा पहला पद संख्यावाचक, ठीक है? जैसे मैं बोल दिया पहले पसेरी, क्या बोल दिया? पसेरी। जैसे ही मैंने बोला पसेरी, क्या बोला? पसेरी। यहाँ पे लिखते हैं पसेरी, पसेरी लिख दिया। अब मैंने जैसे लिखा पसेरी, पसेरी का मतलब क्या होता है? 5 किलो के समूह को किसे कहेंगे? 5 किलो के समूह को क्या कहा जाता है? पसेरी कहा जाता है। 5 किलो के समूह को पसेरी कहा जाता है।
हमने यहाँ पर देखिए पहला पद संख्यावाचक है, पहला जो पद है वो संख्यावाचक है 5। पहला पद संख्यावाचक है कि नहीं? समस्त पद समूह का, यहाँ पर देखिए समूह का बोध करा रहा है ना कि 5 किलो के समूह को ही हम लोग पसेरी कहेंगे, हमेशा याद रखिएगा। क्योंकि देखिए जौनपुर जिला में 5 किलो को हम लोग पसेरी नहीं कहते हैं, यहाँ पर पसेरी तो कहा जाता है, लेकिन उसमें 7 किलो आता है। कई किलो आता है? 7 किलो। पसेरी में वो अलग अलग मोटो रहता है, कहीं पसेरी में 7 किलो मिलेगा, कहीं 8 किलो मिलेगा, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, पसेरी जब भी बोला जाएगा, आपके यहाँ 7 किलो होता है, डजंट मैटर, उसका कोई मतलब नहीं यहाँ पर है। यहाँ पर पसेरी का मतलब 5 होगा, ना कि 7 हो, समझ रहे ना? पसेरी में क्या आ रहा है? पहला पद 5 आ रहा है, तो कैसे हम 7 मान लेंगे बताइए? जो 7 किलो देता है वो उसके हिसाब से उसका मूल्य वह आपसे ले लेता है, समझ रहे ना? लेकिन पसेरी का तात्पर्य 5 किलो के समूह से होगा। क्लियर? दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, ये पहला एग्जाम्पल है, दूसरा भी उदाहरण समझने का प्रयास करेंगे आप लोग। मैंने कहा आपसे चौराहा, क्या कहा? चौराहा। मैंने चौराहा बोला। अब चौराहा का मतलब क्या होता है? 4 राहों का समूह, 4 राहों का समूह को चौराहा कहा जाता है। अब देखिए यहां पर भी वही सेम कंडीशन, पहला पद संख्यावाचक है और राहों को आपस में मिला रहा है, यानी समूह बना रहा है, तो इसलिए यहां पर जो डिफिनेशन ये दिख रहा है उसी को यहां पर देखिए हम फॉलो करा रहे हैं, ताकि आप ये इस बात को जानते रहिए कि जिस समास का पहला पद संख्यावाचक है और समस्त पद जो है समूह का बोध करा रहा है, तो वहां पर द्विगु समास होगा। और जिस समास का पहला पद संख्यावाचक है और समूह का बोध नहीं करा रहा है, तो वह द्विगु समास नहीं होगा, बहुब्रीहि भी माना जाएगा। क्योंकि हमने क्या कहा, ऊपर देखिए, जैसे मैं यहाँ पर नीचे कर दे रहा हूँ, आपको दिखा दे रहा हूँ, दशानन। दशानन का मतलब क्या है? 10 हैं जिसके आनन, क्या होगा? 10 हैं जिसके आनन, अर्थात श्री रावण जी। अब देखिए इसमें भी तो पहला पद संख्यावाचक आया है कि नहीं? लेकिन कोई वहां पर विशेष अर्थ दे रहा है, कोई अन्य पद प्रधान है, और इसमें जो आ रहा है पहला पद संख्यावाचक, वह आपका समस्त पद जो है समूह का बोध करा रहा है। यहां पर समझेंगे आप, यदि नहीं समझेंगे तो आप गलत कर देंगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। ये माइंड गेम है, यदि माइंड से आप इसे खेलेंगे आपको आनंद आएगा, नहीं आप समझेंगे और न समझने का प्रयास करेंगे तो आप कैसे, बताइए कैसे सवाल लगा सकते हैं, है ना? इसलिए जो भी पढ़ाया जा रहा है आप उसे बहुत गौर से, ध्यान से पढ़ते रहिए और नोटबुक भी बना लीजिए, ठीक है? आइए आगे बढ़ाते हैं। अब हम अभी एग्जाम्पल और आपको दे देते हैं। मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दे दिया। यहाँ पर देखिए, मैंने पसेरी बोला, चौराहा बोला। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिख देता हूँ और, ठीक है, उस एग्जाम्पल से आप लोग समझने का प्रयास करिए। जैसे कोई बोल दिया, ठीक है, क्या बोल दिया? अठन्नी। क्या बोल दिया है? अठन्नी बोल दिया है। तब अब अठन्नी जैसे बोला वैसे आपके दिमाग में क्या आया? 8 आनों का समूह। किसका? 8 आनों का समूह को हम लोग क्या कहते हैं? अठन्नी कहते हैं। देखिए 8 आनों का समूह आगे है, तो यहां पर अगर चवन्नी भी बोला जाएगा तो भी 4 आनों का समूह हो जाएगा। तो पहला पद संख्यावाचक एवं समस्त पद समूह का बोध करा रहा है। यदि मैं कोई और एग्जाम्पल ले लिया, जैसे नवरात्र, क्या किया? नवरात्र।
नवरात्र को आप लोग जानते हैं, अभी नवरात्र यानी नवरातन जिसे हम लोग कहते हैं, नवरात्र यानी कि 9 रातों का समूह होता है। क्या कह रातों का? 9 रातों का समूह को नवरात्र कहा जाता है। कै रातों की? देखिए पहला पद संख्यावाचक है और ये आपस में मिल रहा है, तब बन रहा है क्या? समूह। इसलिए यहाँ पर नवरात्र में आपका द्विगु समास होगा। क्या होगा? द्विगु समास। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो पहला पद संख्या है और समस्त पद समूह का बोध करा रहा है। हम आपको बार बार यही सी बात का बोध करा रहे हैं कि आप इसे समझने का प्रयास करिए। क्लियर? आप देखिए नवरात्र है यानी 9 रातों को जो मिला करके बनाया जाता है। और आप जानते हैं नवरातन चलता है, अभी अभी खत्म हुआ है कि नहीं? फेस्टिवल हमारा सब चल रहा है इस समय। तो उसमें क्या हो रहा है कि नवरातन का मतलब 9 रातों के समूह। पहला पद पहला पद पहला पद पहला पद सब देखिए संख्यावाचक है कि नहीं? सब में संख्या दिख रहा है। जब सब में संख्या दिख रहा है तो इसका मतलब यह सब द्विगु समास है। और इसके पहले हम लोग पढ़े कोई विशेष पद प्रधान हो रहा था, इसलिए वहाँ पर हम कहें कि इसमें अन्य पद प्रधान हो, तो हो जा रहा है क्या था? बहुब्रीहि समास हो जा रहा था। क्लियर? आगे बढ़ाते हैं। ये हमारा नंबर 5 क्लियर होता है। लास्ट नंबर पे आते हैं हम लोग, जिसका नाम क्या है? द्वंद्व समास। क्या नाम है? द्वंद्व समास पे आते हैं। ये नंबर 6 है। ये आपका हो गया द्वंद्व समास। ठीक है, अब द्वंद्व समास को भी समझने का प्रयास करेंगे आप लोग। तो द्वंद्व समास किसे कहते हैं यहाँ पे समझिए। ये आपका द्वंद्व समास है। क्या है? द्वंद्व समास। समास लिख दे रहे हैं, द्वंद्व समास। ठीक है, अब आप इसे समझिए कि द्वंद्व समास किसे कहते हैं। ठीक है, तो द्वंद्व समास किसे कहेंगे? जिसमें दोनों पद क्या हों? दोनों पद प्रधान हों। दोनों पद प्रधान हों, उसे हम लोग क्या कह देंगे? द्वंद्व समास। देखिए बहुत आसान है डिफिनेशन इसका। कह रहा है कि जिसमें दोनों पद प्रधान हों। जिसमें दोनों पद क्या हों? प्रधान हो। जो दोनों के दोनों पद रहेंगे वो प्रधान होंगे, तब आपका क्या होगा? द्वंद्व समास। द्वंद्व का शाब्दिक अर्थ होता है युग्म या जोड़ा या योजक। समझ रहे नहीं? जैसे मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल लिख के दिखा दे रहा हूँ, कई एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं, देखिएगा, समझने का प्रयास भी करेंगे। जैसे यहाँ पर उदाहरण है, इस उदाहरण से समझिए आप लोग क्या कहना चाहते हैं। जैसे हमने कहा माता पिता, सबसे पहला एग्जाम्पल हम आपको ले रहे हैं, माता पिता। तो इनका जब विग्रह होगा माता और पिता, क्या होगा? माता और पिता होगा। अब इसमें देखिए माता और पिता दोनों पद प्रधान है कि नहीं? 2 पद है। देखिए यहाँ पर पद है, पहला पद माता, दूसरा पद पिता, और दोनों प्रधान है। दोनों क्या है? दोनों पद प्रधान है। तो दोनों पद प्रधान होने के कारण इस में आप कहेंगे कि द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। जैसे मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, आयात निर्यात। आयात निर्यात क्या ले लिए? आयात निर्यात ले लिए। अब आयात और निर्यात में भी देखिए दोनों पद प्रधान है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। ठीक है, आयात निर्यात में भी देखिए दोनों पद प्रधान है। आयात निर्यात, आना और जाना, एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट करना, पढ़े होंगे इकोनॉमिक्स तो जानते होंगे। आगे हम और एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे हमने कह दिया राजा रानी, क्या कह दिया? राजा रानी।
अब यहाँ पर देखिए राजा रानी भी शब्द में दोनों पद क्या हो रहे हैं, दोनों पद प्रधान हो रहे हैं, इसलिए इस वाक्य में भी, इस शब्द में भी द्वंद्व समास होगा। माता पिता आयात निर्यात हो गया। जैसे हमने कहा लाभ हानि, क्या कहा, लाभ हानि हमने बोल दिया, तो इसमें आप देखिए दोनों पद प्रधान हो रहे हैं, तो इसमें भी आपका द्वंद्व समास ही होगा। यानी आपके सामने 4 एग्जाम्पल लिखा गया और 4 एग्जाम्पल में सब में आपने देख रहा है कि दोनों के दोनों पद क्या हो रहे हैं, प्रधान हो रहे हैं। यदि दोनों पद प्रधान हो रहे हैं तो इसका मतलब उसमें द्वंद्व समास होगा। ठीक है, अभी आपको और एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, यहाँ पर समझिएगा। जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि मैंने कहा धीरे धीरे, क्या कहा, धीरे धीरे, ऐसे लिख दिया मैंने लिख दिया बार बार, बार बार, यहाँ पे लिख दिया 2 ठो, है कि नहीं। मैंने कहा लाभ ही लाभ हम इस बार कमा रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसा, लाभ ही लाभ, हानि ही हानि। अब मैंने यहाँ पे देखिए 3 एग्जाम्पल लिए हैं, कई एग्जाम्पल, 3 उदाहरण ले लिए हैं। अब आप देखेंगे 3 एग्जाम्पल लिया गया है और तीनों एग्जाम्पल में आप ये बताने का प्रयास करेंगे कि इन तीनों एग्जाम्पल में कौन सा समास है। तीनों में, लाभ लाभ में, धीरे धीरे में, बार बार में कौन सा समास है। तो योजक चिन्ह भी लगाया गया है यहाँ पर। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वह सिर्फ योजक चिन्ह को देख लेते हैं तो वह द्वंद्व समास मार देते हैं। कौन सा, द्वंद्व समास। ऐसा बात नहीं है, इन सब में द्वंद्व समास नहीं है। इस जो यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख रहे हैं 1 2 3, इन सब में द्वंद्व समास नहीं है। इसमें है कौन सा समास, इसमें अव्ययी भाव समास है। कौन है, अव्ययी भाव समास। इसमें अव्ययी भाव समास है। कौन सा है, अव्ययी भाव समास है। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि आपको पता है कि अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था अव्ययी भाव समास किसे कहेंगे कि जिस समास का पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है। जिस समास का पहला पद प्रधान हो, पहला पद क्या हो, प्रधान हो, एवं समस्त पद समझ लीजिएगा, एवं समस्त पद अव्यय का काम करे। किसका काम करे, अव्यय का। ये शब्द देखिए, अव्यय का काम करे। तो आप देख रहे हैं कि पहला पद ही प्रधान यहाँ पर है। लाभ है तो पहला पद है, दूसरा पद भी वही है। धीरे है, पहला पद प्रधान है, दूसरा पद भी वही है। बार है तो पहला पद प्रधान है, दूसरा पद भी वही है। और दूसरा पद वही है मतलब अव्यय। अव्यय मतलब जिसमें परिवर्तन नहीं किया जाता है। इसकी परिभाषा है कि अव्यय किसे कहते हैं, तो लिंग वचन पुरुष कारक आदि के कारण जिसमें कोई विकार यानी परिवर्तन नहीं किया जाता है उसे हम लोग अव्यय या अविकारी कहते हैं। यहाँ पे देखिए कोई परिवर्तन हो रहा है, दूसरे पद में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसलिए आपको लग रहा था कि इसमें सब में द्वंद्व समास है, लेकिन आपको अब क्या लग रहा है कि द्वंद्व है? नहीं है, क्योंकि द्वंद्व क्या कह रहा है, जिसमें दोनों पद प्रधान हो। और आप इसमें देख रहे हैं कि दोनों पद प्रधान नहीं है, सिर्फ पहला पद प्रधान है, दूसरा पद प्रधान नहीं है। दूसरा पद क्या कर रहा है, अव्यय का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अव्यय का काम। अव्यय मतलब जिसमें परिवर्तन ना हो, और हम जिसमें परिवर्तन होता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। क्लियर? आगे बढ़ाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, और ये आपको पता है कि जरूरी नहीं है कि योजक चिन्ह यदि
शब्द में न लगा हो तो ऐसा भी आप नहीं कह सकते हैं कि इसमें द्वंद्व समास नहीं है। जैसे मैंने कह दिया, यहाँ पर एग्जाम्पल एक ठो लिख दिए, जैसे देखिएगा, बहुत समझिएगा आप। जैसे मैंने कहा देवासुर, क्या कहा यहाँ पर? देवासुर। अब ये देवासुर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? देवासुर। अब आप देखिए देवासुर में कौन सा समास है? इसमें जबकि योजक चिन्ह का कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया है। देख लीजिए, इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है? नहीं किया गया है। तो आप कहेंगे कि देवासुर में तो योजक चिन्ह नहीं लगा है, इसका मतलब इसमें द्वंद्व समास नहीं होगा आपके अकॉर्डिंग, है कि नहीं? लेकिन ऐसा होता नहीं है जो आप सोचते हैं। इसका हम करेंगे विग्रह। मैंने आपको पहले ही बोला था कि समास में विग्रह होता है। विग्रह करिए तो विग्रह होगा देव और असुर, देव और असुर। अब देखिए, देव भी है प्रधान और असुर भी है प्रधान। देव माने भगवान, असुर माने राक्षस। दोनों प्रधान हुए कि नहीं? तो दोनों प्रधान होने के कारण जो देवासुर है, इसमें आपका द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। देख लीजिए बोर्ड पर एकदम साफ साफ लिखा हुआ है, आप देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर हमको आप बताइए, ठीक है? अगला सवाल मैं एक और लिख रहा हूं, गौरी शंकर। क्या लिख दिया? गौरी शंकर लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे गौरी शंकर लिखे, जैसे गौरी शंकर में भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है? नहीं किया गया है। लेकिन जैसे हम गौरी और शंकर को हम करेंगे विग्रह, क्या करेंगे? इसका विग्रह गौरी शंकर, यानी कि क्या हो जाएगा? गौरी और शंकर, गौरी और शंकर, यानी गौरी पहला पद प्रधान और यहां पे दूसरा पद भी प्रधान, यानी कि दोनों पद प्रधान। दोनों पद क्या हो गए? प्रधान हो गए, दोनों पद प्रधान हो गए। अब दोनों पद प्रधान होने के कारण गौरी शंकर में द्वंद्व समास होगा। होगा कि नहीं होगा, ये बताइए। तो यहां पर क्या देखे आप? मैंने यहां पर योजक चिन्ह लगाया, आप पकड़ लिए द्वंद्व समास। मैंने कुछ सवाल आपको यहां पर दिए, आपका जवाब होता द्वंद्व, लेकिन मैंने आपको इसीलिए आपको बता दिया कि ये सब द्वंद्व समास के एग्जाम्पल आपको दिख रहे हैं, लेकिन होता नहीं है। यह सब अव्ययी भाव समास का है। क्यों है कि मैंने यहाँ पर लिख दिया था, जिस समास का पहला पद क्या होता है? प्रधान, एवं समस्त पद किसका बोध कराएगा? अव्यय का बोध कराएगा। तो यहाँ पे पहला पद प्रधान हो रहा है, समस्त पद अव्यय का काम कर रहा है, इसलिए इसमें आपको पता है कि यह अव्ययी भाव समास है। और यहाँ पे योजक चिन्ह लगा है, तो पकड़ लिए। ये दोनों सवाल मैंने दिया, योजक चिन्ह नहीं लगा है, तो मैंने आपको ये भी बताया कि ये जरूरी नहीं है कि योजक चिन्ह जिसमें लगा रहेगा वह द्वंद्व समास ही होगा, और यह भी जरूरी नहीं है कि जिसमें योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाएगा तो वह द्वंद्व समास नहीं होगा। आप ही बताइए, इन दोनों सवाल, इन दोनों प्रश्न में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है? नहीं किया गया है। इनका विग्रह जब हम किए तो मुझे पता चला कि यह दोनों के दोनों पद प्रधान हैं। इसमें यदि दोनों पद प्रधान है विग्रह में, हमें इस बात का बोध जानकारी प्राप्त होती है, तो हम आपका जवाब जो मिलता है या हमारा जो जवाब होगा वह आपका हमारा द्वंद्व समास होगा, न कि हमारा जवाब हो जाए कि इसमें द्वंद्व नहीं है, तत्पुरुष है, अव्ययी भाव, कर्मधारय है, बहुब्रीहि। यदि आप ऐसा सवाल का जवाब देते हैं तो गलत देते हैं, और हमेशा सोच समझ करके आंसर को प्राप्त करना चाहिए। इसलिए पहले थ्योरी क्लास सबकी पढ़ा जाता है, सबके पढ़ने के बाद सवाल लगाया जाता है, न कि आप तुक्का मारना शुरू कर दिए। प्रारंभ तुक्का मारेंगे, 2-4 सही होंगे, बहुत अच्छा लगेगा, फिर गलत होने लगेंगे। तो इसलिए पूरी बात पढ़िए, फिर सवाल हल करिए, देखिए कैसे लगता है। जैसे मैंने आपको संधि पढ़ा दिया है, संधि का मैं आपको कल जो है कि पीपीटी के माध्यम से क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, तो उसमें देखिएगा कि कितने सवाल आपके सही होंगे, पूरे के पूरे सवाल सही कराएंगे। जो बच्चा यदि संधि का तीनों पार्ट, दोनों पार्ट देखा है तो वो स्वयं कर लेगा,
समझ रहे नहीं? तो यहाँ पर आपको ये बातें थी, मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर आज हम लोग किसके बारे में पढ़े बच्चे? तो समास के बारे में पढ़े। किसके बारे में? तो समास के बारे में हम लोग पढ़े हैं। अब आप देखिएगा कि जो समास के बारे में हम लोग पढ़े, ये समास के बारे में जो हम लोग पढ़े हैं, तो समास के बारे में एक चीज याद रखेंगे कि समास जो है आपका क्या क्या था, मैंने आपको पढ़ा दिया कि समास जो होता है वह इसका शाब्दिक अर्थ संक्षेप या संक्षिप्तीकरण होता है। क्या होता है? संक्षेप या संक्षिप्तीकरण होता है। समास में विग्रह होता है, संधि में विच्छेद किया जाता है। समास जो होता है वाक्यात्मक होता है और संधि जो होता है वह आपका शब्दात्मक होता है। ठीक है? संधि का जो शाब्दिक अर्थ है मेल या जोड़ा होता है। और यहाँ पर समास का कुल संख्या यदि पूछा जाए तो 6 है। मूलतः समास के 4 भेद होते हैं। अव्ययी भाव पहला समास है अव्ययी भाव, दूसरा है तत्पुरुष, तीसरा है कर्मधारय, चौथा है बहुब्रीहि, पांचवा है द्विगु, छठवां है द्वंद्व समास। ठीक है? मैंने आपको क्या कहा कि जिस समास का पहला पद प्रधान हो एवं समस्त पद अव्यय का काम करता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। फिर मैंने दूसरा बताया आपको, जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान हो, देखिए बहुत आसान है। जिस समास का पहला पद प्रधान है तो अव्ययी भाव समास, और जिस समास का दूसरा पद प्रधान है तो तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के 6 उपभेद बताए गए थे, है कि नहीं? कारक में आपको लिंग वचन कारक भी बताया जाएगा। ठीक है? तो उसमें आपको बताया जाएगा कि तत्पुरुष है तो कौन सा है? कर्ण तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास, संबोधन तत्पुरुष समास। 6 हो गए कि नहीं? तो आपको वहां पर विग्रह करने से पता चलेगा कि इसमें कौन सा आ रहा है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिए थे। ठीक है? आगे मैंने बताया कर्मधारय समास आज बात किए हैं। तो कर्मधारय समास में चाहे तो आप बोलिए उपमेय उपमान की बात किया जाए या विशेषण विशेष की जिसमें बात किया जाए। विशेषण क्या होता है? जो बताया जाता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। क्लियर? हमेशा याद रखेंगे, नोट पॉइंट दिमाग में, जिसके बारे में बताया जाएगा वही विशेष है और जो बताया जा रहा है वही विशेषण है। फिर बहुब्रीहि समास पे आए नंबर 4 पे। मैंने कहा बहुब्रीहि समास जिस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं, कोई अन्य पद प्रधान होता है, उसे बहुब्रीहि समास कहा जाता है। फिर 5 नंबर पे आए द्विगु समास। द्विगु समास में मैंने बताया कि जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है एवं समस्त पद अव्यय का काम करता है, समूह का बोध कराता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो आप बताएंगे द्विगु समास। और द्वंद्व समास में आए तो मैंने कहा जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्वंद्व समास। द्वंद्व का शाब्दिक अर्थ होता है युग्म या जोड़ा। यहाँ पर देख सकते हैं सबका पेयर है, जोड़ा है। गौरी शंकर देव असुर लाभ हानि आयात निर्यात माता पिता राजा रानी, आगे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर मैंने आपको लाभ लाभ धीरे धीरे बार बार, यदि कोई एक पद है वह आपका 2 बार लगातार आया है और दोनों एक ही है तो उसमें अव्ययी भाव समास है। जिसमें आपका दोनों पद प्रधान है तो वहाँ पर आपका द्वंद्व समास है। क्लियर? तो यहाँ तक आज हम अपनी बात को रखते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा, संधि हो गया कंप्लीट, समास हो गया कंप्लीट। अब हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे रस। किसके बारे में बात करते हैं हम लोग? रस के बारे में आज बात करेंगे। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।